गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने बैक्टीरियल सेल में रिप्रोडक्शन की विधियों के अंतर्गत उसकी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की फर्स्ट विधि थी, उसमें उसकी फर्स्ट विधि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 मेथड से कंप्लीट हो रहा था। फर्स्ट था बाइनरी फिशन और सेकेंड था बाई बर्डिंग या मुकुलन द्वारा। तो अगर आपको याद हो तो मुकुलन में अपन ने उसको समझने के लिए 4 स्टेप्स में उसको अच्छे से समझा था, जिसमें फर्स्ट थी डिवाइडेशन इन जेनेटिक मटेरियल, दूसरा था फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम, तीसरा था पॉइंट उसमें या स्टेप सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स, और लास्ट था फिलामेंट फ्रेगमेंटेशन। तो फिलामेंट फ्रेगमेंटेशन में कुछ स्पेशल बैक्टीरियाओं के एग्जाम्पल आपको दिए थे, जैसे नोकार्डिया है, एक्टिनोमाइसिस ग्रुप के बैक्टीरिया, और उसमें भी अपन एक स्पेशल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिया था, अगर आपको याद हो, स्ट्रेप्टोकोकस। यहां पे मैंने ओरियस लिखा था, उसके जगह ओरियस नहीं होगा, वो बाय मिस्टेक लिख दिया था फिकेलीज। तो वहां पे जो अपन ने ओरियस लिख दिया था बाय मिस्टेक, तो वहां पे आप स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस, ओरियस की जगह फिकेलिस लिख देना, ठीक है। और एक अब आपको याद हो, इसका अपन ने सेकंड मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सेकंड मेथड बर्डिंग स्टार्ट किया था। तो बर्डिंग में अपन ने ये कहा था कि यह अनुकूल परिस्थितियों में होती है, ठीक है। और इसमें कुछ बैक्टीरियाओं के एग्जाम्पल भी लिए थे। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिस लिया था अपने बर्डिंग में। तो इसमें कुछ अपन ने बैक्टीरियाओं के एग्जाम्पल लिए थे, जैसे रोडोमाइक्रोबियम है, स्यूडोमोनास का लिया था एक, तो एसिडोफाइला एक तो ये था, और एक था हाइपोमाइक्रोबियम वल्गेरी। तो इनको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। एक तो स्यूडोमोनास एसिडोफाइला था, और एक हाइपोमाइक्रोबियम, शायद अपन ने इसमें मिस्टेक करी थी, तो वहां पे आप से देख लेना हाइपोमाइक्रोबियम वल्गेरी आएगा, ठीक है। और उससे अपन ने नीचे ये भी लिखा था शायद कि इनके अलावा मोस्टली एक्टिनोमाइसिस और हाइपोमाइक्रोबियम में यह नॉर्मली रिएक्शन पाई जाती है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो मैं जो नोट्स भेजूंगा आपको, उनमें ये चीज़ कंट्रास्ट कर लेना कि कौन सा सही रहेगा, क्योंकि अपनी जो प्रीवियस क्लास में थी उसमें अपन ने इनको बताने में कुछ मिस्टेक कर दी थी, इसलिए मैंने आपको ये वापस रिटर्न बताया है, ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है, अपन ने कल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप बाइकोनिडिया भी कंप्लीट हो चुका था कि कुछ बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस ही था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये भी गलत बता दिया था, वो स्ट्रेप्टोमाइसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोनिडिया में है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रुप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें अनुकूल परिस्थितियों में इस विधि द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जिसमें जो बैक्टीरियल सेल है वो फिलामेंट लाइक होकर, उसकी जो ब्रांचेज है वो सीधी घुमावदार होकर कोनिडियोफोर बनाती है, ठीक है, जिनके ऊपर छोटे छोटे गोल गोल एक समान कोनिडिया लगते हैं चेन के रूप में, जो मुख्य कोशिका से संकीर्णन बनने के कारण अलग हो जाते हैं और एक हाइपिल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और लास्ट में एक बैक्टीरियल सेल के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये एक अनुकूल परिस्थितियों में होने वाली
रिप्रोडक्शन की रिएक्शन थी कोनिडिया द्वारा। इसी का अपन सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आज। कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था अपने? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका सेकंड टाइप था बाई एंडोस्पोर। फर्स्ट टाइप बाई कोनिडिया, ये पढ़ लिया था अपने। आज पढ़ेंगे बाई एंडोस्पोर। ध्यान से सुनना। इस विधि द्वारा रिप्रोडक्शन मोस्टली बैक्टीरियाओं में प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। कौन सी परिस्थितियों में? प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ये तो अपन को पता चल गया कि एंडोस्पोर द्वारा बैक्टीरियाओं में रिप्रोडक्शन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, अनुकूल में नहीं होता। ठीक है, इस रिप्रोडक्शन में या इस रिएक्शन में बैक्टीरिया की सेल के अंदर का जो इनर मॉलिक्यूल्स हैं वह सेल मेम्ब्रेन से अलग होकर उस सेल के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। कैसे? जैसे ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, बाहर वाली सेल वॉल है, ये अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है। तो अपन को पता है कि इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे इसको मान लो कि क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम इसकी मेम्ब्रेन से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ इस एंडोस्पोर द्वारा जब रिप्रोडक्शन होगा प्रतिकूल परिस्थितियों में, तब बैक्टीरियल सेल का इनर मॉलिक्यूल्स इसकी मेम्ब्रेन से अलग हटकर इसके केंद्र में आकर सिकुड़ जाता है। यानी कि केंद्र में आके ये सब सिकुड़ गया, ऐसा हो गया। इस सिकड़े हुए पदार्थ, ये सिकड़े हुए मॉलिक्यूल्स, जिसे अपन बोल सकते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट वैसे किसको बोला जाता है? सेल वॉल रहित कोशिका को। यानी कि ये जो बैक्टीरियल एक जीवाणु की कोशिका है, इसमें बाहर की तरफ कोशिका भित्ति है और अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली है। अगर इस कोशिका से अपन इसकी सेल वॉल को हटा दें तो ये क्या कहलाएगी? प्रोटोप्लास्ट। या मैं डायरेक्टली कहूं सेल वॉल रहित कोशिका प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। ठीक है, तो जैसे ही ये इसका अनर मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन से हटकर केंद्र में आके सिकुड़ गया तो ये क्या हो जाएगी? एक तरह की प्रोटोप्लास्ट कोशिका हो जाएगी, जिसके अंदर कुछ मात्रा में साइटोप्लाज्म होगा यानी कोशिका द्रव्य, ठीक है, और कुछ मात्रा में जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक पदार्थ होगा। यहां तक समझ में आया? अब ये जो सिकुड़ा हुआ पदार्थ है, ये अपने चारों तरफ एक कठोर भित्ति बना लेता है। ऐसे कठोर भित्ति बना लेता है। ऐसे ये बना ली कठोर भित्ति। क्या बनाई? कठोर भित्ति, जिसे बोलते हैं हेवी वॉल। जैसे ही इस सिकुड़े हुए पदार्थ ने, जिसके पास थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है और आनुवांशिक पदार्थ है, इसने अपने चारों तरफ एक कठोर भित्ति बनाई या हेवी वॉल बनाई, इसे अब अपन कहेंगे एंडोस्पोर। क्या कहेंगे? एंडोस्पोर। क्लियर है यहां तक? ठीक है। जैसे ही इस बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर एंडोस्पोर बना तो आगे यह बैक्टीरियल सेल जो एक प्रकार की मात्रक कोशिका है। कौन सी कोशिका है? मात्रक, जिसे अपन बोलते हैं पेरेंटल सेल। पेरेंटल सेल ही है क्योंकि एंडोस्पोर इसी में जन्म ले रहा है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? मात्रक कोशिका या पेरेंटल सेल। जैसे ही एंडोस्पोर बना इस मात्रक कोशिका में, पेरेंटल सेल में,
यह मातृ कोशिका या पेरेंटल सेल फट जाती है, यहां से ऐसे फट गई, ऐसे जैसे ही फटी तो एंडोस्पोर बाहर डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से बाहर वातावरण में चला जाएगा। यानी कि जैसे ही एंडोस्पोर बना, मदर सेल या पेरेंटल सेल फटेगी और ये एंडोस्पोर बाहर वितरण के लिए माध्यम में चला जाएगा, हवा में चला जाएगा। ठीक है। इस एंडोस्पोर में प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता होती है, क्योंकि इसमें ऐसा इसके पास प्रतिरोधी क्षमता होने के कारण होता है। कौन सी क्षमता? प्रतिरोधी क्षमता, जिसे बोलते हैं इम्यून एबिलिटी। अपने इम्यूनोलॉजी पहले ढंग से पढ़ ली है तो कोई नई बात है नहीं। तो जो एंडोस्पोर है उसके पास प्रतिरोधक क्षमता होती है, किसको सहन करने की? प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसीलिए यह एंडोस्पोर जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तब इसकी जो बाहरी कठोर भित्ति है वह अलग हो जाती है और एंडोस्पोर का जन्म हो जाता है। तो ऐसे एंडोस्पोर द्वारा कुछ बैक्टीरियाओं में प्रतिकूल परिस्थितियों में रिप्रोडक्शन होता है। यहां तक समझ में आया? ठीक है। कुछ बैक्टीरिया में यह जो रिएक्शन हो रही है रिप्रोडक्शन की, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होती है, जिन्हें अपन बोलते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक को वायुवीय और इसको अवायुवीय। ठीक है। इसके अगर एग्जाम्पल्स ले कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया या जीवाणु है जिनमें वायु की उपस्थिति में एंडोस्पोर बनता है और ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जिनमें वायु की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एंडोस्पोर बनता है। तो एरोबिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लें तो यह है बेसिलस। बेसिलस नामक जो बैक्टीरिया होते हैं या बेसिलस ग्रुप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में एंडोस्पोर बनते हैं, जबकि जो एनारोबिक टाइप के बैक्टीरिया हैं यानी अवायवीय जो बैक्टीरिया हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, इनमें वायु की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एंडोस्पोर बनते हैं। तो कहने का मतलब यही था कि कुछ बैक्टीरिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में एंडोस्पोर बनते हैं और कुछ में अनुपस्थिति में बनते हैं। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब ये जो एंडोस्पोर है यह छोटी सी संरचना दिख रही है, छोटी गोलाकार एक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। एंडोस्पोर किसी बैक्टीरियल सेल द्वारा बनाना एक प्रकार का माध्यम माना जाता है खुद को बचाने के लिए। यहां पे अपन इतनी देर यही समझा कि एंडोस्पोर किसी बैक्टीरियल सेल द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में बनाया जाता है खुद को बचाने के लिए। मान लो कि मैं मर रहा हूं, मेरे को पता है अगर मैं मेरी बॉडी का कुछ जेनेटिक पार्ट भविष्य के लिए छोड़ दूं जिससे मेरे जो जीन्स है वो आगे अगली पीढ़ियों में भी बने रहें, तो मेरा अस्तित्व में खत्म नहीं होगा, मेरा अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। इसका एक रोचक एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कि कोई हस्बैंड वाइफ है, मान लो कि हस्बैंड बाहर काम करता है और उसकी जो वाइफ है वो गांव में रहती है। तो हस्बैंड जो उसका बाहर रहता है, अगर उसकी डेथ हो जाए और अभी तक उसकी बीवी को कोई बच्चा नहीं है, कोई बेबी नहीं है, अगर मान लो कि उसके हस्बैंड ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अगर वो पढ़ा लिखा है, तो उसने ये सोचा कि मान लो मैं कहीं किसी बीमारी से मर जाऊँ, किसी एक्सीडेंट में मर जाऊँ, तो मेरे आगे वंश कैसे बढ़ेगा।
तो अगर वो अपने स्पर्म उस टाइम डोनेट कर देता है वहाँ अरब कंट्री में जहाँ पर वो रहता है, विदेश में रहता है, वहाँ पर अगर अपने स्पर्म डोनेट कर देता है तो उस हस्बैंड के मरने के बाद अगर उसके स्पर्म यूज में ले ली जाए उसकी वाइफ को प्रेग्नेंट करने के लिए, बेबी पैदा करने के लिए, तो भी उसका वंश आगे चल सकता है। तो उस हस्बैंड ने भी खुद की जो जीन्स है उसको बचाने के लिए ऐसा किया। सेम वही बात यहाँ पे आ रही है कि बेसिलस और लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया होते हैं, ग्रुप के जो बैक्टीरिया होते हैं, उन्होंने भी खुद को बचाने के लिए, खुद के जीन्स को बचाने के लिए ये एंडोस्पोर नामक स्ट्रक्चर बनाए, जो ये बैक्टीरिया अपने अंदर बनाकर इस स्ट्रक्चर को बाहर रिलीज कर देगा हवा में और खुद मर जाएगा। लेकिन इस एंडोस्पोर के रूप में अब भी ये बैक्टीरिया जीवित है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आएगी तो ये एंडोस्पोर का वापस जन्म हो जाएगा और सेम टू सेम बैक्टीरिया वापस बन जाएगा। तो आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल लिया था, जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होना भी चाहिए। तो ये जो एंडोस्पोर है यह खुद को बचाने के लिए बैक्टीरियल सेल बनाती है, क्योंकि अपन ने इसमें नोट किया है कि इसमें नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स नहीं बढ़ते हैं। यानी कि अपन ने कल प्रीवियस क्लास में बाइनरी फिशन पढ़ा है, बर्डिंग पढ़ा है, उनमें बैक्टीरियल सेल की संख्या में वृद्धि हो रही थी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें एक बैक्टीरियल सेल से एक बैक्टीरियल सेल ही बन रही है। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये था अपना आज का एंडोस्पोर द्वारा एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसी में आगे स्पोरुलेशन, बीजाणु भवन, यानी कि बैक्टीरिया जो सेल होती है उसमें स्पोर कैसे बनते हैं, बीजाणु कैसे बनते हैं, उसको विस्तार से समझाया गया है डायग्राम की एक चेन बनाकर। तो वो पॉइंट अपन इसी क्लास में स्टार्ट कर लेते हैं। स्पोरुलेशन नाम सुना होगा आपने पहले भी। अगर कहीं पे भी स्पोर अगर कोई बैक्टीरियल सेल बना रही है तो अपन को यही समझ लेना चाहिए कि वो बैक्टीरियल सेल खुद को बचाने की कोशिश कर रही है कि भविष्य में अगर मेरे को रहना है इस इन्वायरमेंट में, तो मेरे को कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना के जानी है जिससे मैं वापस उत्पन्न हो जाऊं, ठीक है। तो बहुत ही इजी से मेथड चल रहे हैं। बोर्ड को भी आज सैनिटाइज कर लेते हैं, कोरोना बढ़ रहा है वैसे भी। हाथ भी सैनिटाइज हो जाएंगे, मार्कर भी हो जाएगा और अपना व्हाइट बोर्ड भी हो जाएगा, और बोर्ड भी अच्छे से साफ हो गया। येलो, एक पंथ अनेक काज। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना? बीजाणु भवन, इसे बोलते हैं स्पोरुलेशन, ठीक है। ध्यान से समझना है इसको, बीजाणु भवन या स्पोरुलेशन को। कुछ बैक्टीरियाओं में आवश्यक ग्रोथ उपापचयों, आवश्यक वृद्धि उपापचयों, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ मेटाबोलाइट्स। यानी कि कोई बैक्टीरियल सेल है उसमें कुछ आवश्यक वृद्धि उपापचय, यानी जो जिनके कारण वह बैक्टीरियल सेल वृद्धि करती है, ग्रोथ करती है, उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रोथ मेटाबोलाइट्स। उनके देहली स्तर से, कौन से स्तर से? देहली स्तर। देहली स्तर को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड
लेवल। कुछ बैक्टीरियाओं में ग्रोथ मेटाबोलाइट्स के देहली स्तर से कम हो जाने के कारण उस बैक्टीरियल सेल में होने वाली अनेकों मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स आकारिकीय, बायोकेमिकल मीन्स जैव रासायनिक क्रियाएं अवरुद्ध हो जाती है। यानी कि एक कोई बैक्टीरियल सेल है, उसमें वृद्धि से संबंधित कुछ मेटाबोलाइट्स की कमी हो जाती है देहली स्तर से, तो उस बैक्टीरियल सेल में होने वाली अनेकों शारीरिकीय या आकारिकी क्रियाएं और जैव रासायनिक क्रियाएं अवरुद्ध हो जाती हैं, क्योंकि इनके होने के लिए ये चाहिए इस लेवल में। ठीक है, इसलिए ये मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस या क्रियाएं अवरुद्ध हो जाती है। यहां तक समझ में आया आपको? इस स्पोरुलेशन की रिएक्शन को समझने के लिए अपन इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। कितनी स्टेप्स में? 4 स्टेप्स में या रिएक्शंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, फर्स्ट, एक्सियल फिलामेंट के रूप में बैक्टीरियल सेल का डीएनए परिवर्तित हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? एक्सियल फिलामेंट के रूप में डीएनए चेंज हो जाएगा। यानी कि अपन को ये पता है, अपन ने पहले पढ़ा है, अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल के अंदर पाए जाने वाला डीएनए राउंड होता है, जिसे अपन क्रोमोसोम बोलते हैं, राउंड क्रोमोसोम। लेकिन वो किस में परिवर्तित हो रहा है? एक्सियल फिलामेंट के रूप में। एक्सियल फिलामेंट को हिंदी में बोलते हैं अक्षीय तंतु। फिलामेंट मीन्स तंतु। जैसे मान लो कि ये कोई बैक्टीरियल सेल है, अपन ने अब तक यही पढ़ा है कि इसमें सेंटर में क्रोमोसोम होता है राउंड राउंड, लेकिन ये किस में परिवर्तित हो रहा है? एक एक्सियल फिलामेंट, ऐसे फिलामेंट के रूप में ऐसे चेंज हो रहा है ये। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या बताया अपन ने? एक्सियल फिलामेंट के रूप में बैक्टीरियल सेल का डीएनए चेंज हो रहा है। ठीक है, जिसमें उस बैक्टीरियल सेल में ट्रांसवर्स सेप्टम भी बन रहा है, जैसा कि अपन ने पहले भी चर्चा की थी। अनुप्रस्थ पट इसे बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेप्टम का बनना। यानी कि जो बैक्टीरियल सेल है जिसमें स्पोरुलेशन होना है, उसका डीएनए एक्सियल फिलामेंट में परिवर्तित हो जाएगा और उस बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन में ट्रांसवर्स सेप्टम या अनुप्रस्थ पट बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो उस बैक्टीरियल सेल को 2 असमान भागों में बांट देगा या डिवाइड कर देगा। अपन ने बाइनरी फिशन में देखा था कि समान भागों में बांट रहा था, लेकिन यहाँ पे जो अनुप्रस्थ पट या ट्रांसवर्स सेप्टम जो बनेगा वह जीवाणु कोशिका को असमान भागों में बांट देगा। और इसी टाइम बैक्टीरियल सेल के अंदर का आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल इस प्रकार से विभाजित होता है कि प्रत्येक भाग को, जैसे मान लो कि एक छोटा भाग तो ये बना, एक बड़ा भाग ये बना, असमान भाग बन रहा है ट्रांसवर्स सेप्टम द्वारा। तो जैसे ही ट्रांसवर्स सेप्टम इसको 2 समान भागों में बांटता है, उसी टाइम इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये एक्सियल फिलामेंट के रूप में यह इस प्रकार से विभाजित होता है कि प्रत्येक भाग को, फर्स्ट नंबर ये भाग, सेकंड नंबर ये भाग, प्रत्येक भाग को एक एक क्रोमोसोम प्राप्त होता है। यानी कि एक क्रोमोसोम इसको मिल गया, एक क्रोमोसोम इसको मिल गया, आधा आधा मिल गया।
ठीक है, तो इस प्रकार से जेनेटिक मटेरियल का विभाजन होता है। इसमें प्रत्येक भाग को, क्षेत्र को एक एक क्रोमोसोम मिलता है। इसमें बनने वाला सबसे छोटा क्षेत्र या भाग ये वाला छोटा बना है, इसमें इसे अपन बोलेंगे अग्र बीजाणु। अग्र बीजाणु इंग्लिश में फोर स्पोर। कौन सी संरचना बनी? ये फोर स्पोर। और सबसे बड़ा पार्ट मदर सेल। मदर सेल। तो ऐसे ये स्पोरुलेशन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसी को अगर मैं क्लियर डायग्राम से आपको समझाना चाहूं तो कैसे होगा, ध्यान से देखना। इतना समझ में आ गया होगा आपके? ठीक है, देखना। ये कोई सिंपल सी बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर ऐसे, ये तो हो गया क्रोमोसोम, राउंड क्रोमोसोम, सेल वॉल, और ये अंदर की सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक साधारण कोशिका है बैक्टीरिया की। इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, अपन ने पढ़ा है कि इसका डीएनए जो है राउंड क्रोमोसोम जिसे बोलते हैं अपन, और डीएनए ये अक्षीय फिलामेंट या अक्षीय तंतुओं में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? ऐसे चेंज हो गया। फिर आगे क्या बताया अपन ने? ट्रांसवर्स सेप्टम भी बन रहा है। ये लो, ट्रांसवर्स सेप्टम यहां पे बनना स्टार्ट हो गया। ये लो, नेक्स्ट एक और बना लेते हैं। ऐसे एक्सियल फिलामेंट। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? एक तो ये बड़ी मदर सेल और एक छोटी ये लो। ये क्या बना यहां पे? एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, एक्सियल फिलामेंट बना, यानी डीएनए एक्सियल फिलामेंट में चेंज हो गया। यहाँ पे पहले जो सिंपल राउंड क्रोमोसोम में था, फिर बाद में क्या बनना स्टार्ट हुआ? ट्रांसवर्स सेप्टम। तो ये क्या है? ट्रांसवर्स सेप्टम। फिर कौन कौन सी सेल्स बनी? बड़ा क्षेत्र बना एक, जिसे अपन बोल रहे हैं मदर सेल, और एक छोटा सा क्षेत्र बना, छोटा क्षेत्र, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? अग्र बीजाणु, जिसे अपन बोलते हैं फोर स्पोर। ये जो छोटा क्षेत्र जिसे अपन फोर स्पोर या अग्र बीजाणु बोल रहे हैं, यही आगे चलकर स्पोरुलेशन की रिएक्शन करेगा, स्पोर के रूप में बनेगा। वैसे तो एक लंबी साइकिल बनेगी इसे गोल गोल, लेकिन आज जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताई है इस रिएक्शन की, उसके अकॉर्डिंग इतने ही डायग्राम बनेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने ये डायग्राम क्लियरली इसलिए समझाया है ताकि आपके स्टार्टिंग में ही ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए
फिर बाद की जो इसकी 3 स्टेप और बचेगी, टोटल 4 बताई मैंने, वो भी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अपने कंप्लीट जो बीजाणु भवन की जो प्रोसेस हो रही है, जो क्रिया हो रही है या स्पोरुलेशन जो हो रहा है, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर अपन को थ्योरी भी मान लो भूल जाते हैं, तो अगर अपन लोगों को ये डायग्राम याद रहते हैं तो अपन इसको देखकर ही थ्योरी बना सकते हैं कि सामान्य कुछ बैक्टीरिया में उसका जेनेटिक मटेरियल राउंड क्रोमोसोम या डीएनए के रूप में होता है, जो स्पोरुलेशन की क्रिया के दौरान एक्सियल फिलामेंट में परिवर्तित हो जाता है और इस क्रिया के दौरान ट्रांसवर्स सेप्टम भी बनता है, जो इस बैक्टीरियल सेल को 2 असमान भागों में बांट देता है। इसी टाइम जेनेटिक मटेरियल इस प्रकार विभाजित होता है कि प्रत्येक भाग को एक एक क्रोमोसोम प्राप्त होता है। बताया है अपने। बड़ा क्षेत्र जो बनेगा वह मदर सेल कहलाएगा और छोटा क्षेत्र जो बनेगा वह अग्र बीजाणु या फोरस्पोर कहलाएगा। बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप देखेंगे और अपना ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।